बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर का पांचवा भाग है, पांचवा पार्ट है। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे कलाकार और यथार्थवाद और साथ ही साथ वास्तुकला का विकास। ये दो टॉपिक होंगे हमारे इस वीडियो में। शुरू करते हैं कलाकार और यथार्थवाद। पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है कलाकार और यथार्थवाद। देखिए, कलाकार जो होता है वो इमेजिनेशन पर कुछ बनाता है। जैसे चित्र बनाया तो एक इमेजिन होती है, एक कल्पना होती है, उसके आधार पर चित्र बनाया। फिर उसको यथार्थ रूप में दे देना, उसको आधार बनाकर यथार्थ की तरफ बढ़ना, यानी उसको रियल इमेजिनेशन को रियलिटी में लाना, ये क्या है? कलाकार की अभिव्यक्ति का यथार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात, हमने एक इमेजिन किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इस तरह का, और ये ऐसे ऐसे ये कमरे होने चाहिए, ये मकान एक इमेजिन किया। तो क्या है, एक जब हम पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं तो एक इमेजिनेशन है हमारी, ये क्या है? तब तक क्या है? कल्पना है, यानी एक हमारी आर्ट है, एक कला है। लेकिन इसको जब हमने रियल में कन्वर्ट कर दिया, यानी ऐसा मकान बना दिया हकीकत में, वास्तव में, तो ये क्या हो गया कि ये कला से यथार्थ में बदल गया। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कलाकारों की कलाकृतियों से कैसे लोग प्रभावित होकर यथार्थ की उन्नति और यथार्थ के स्वरूप को बनाने में आगे आए, बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी को पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन अच्छा है, टेढ़ा टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला लेकिन बढ़िया है। कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी वर्ड हिस्ट्री में आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। तो कलाकार और यथार्थवाद। पहले कलाकारों के चित्रों से, पहले का समय जो रहा है, जिस समय को हम पढ़ रहे हैं 14वीं शताब्दी के बाद का जो समय पढ़ रहे हैं, उसके पहले के समय में कलाकारों के चित्रों से जो नए कलाकार होते थे उनको प्रेरणा मिलती थी। प्रेरणा मिलती थी। प्रेरणा मतलब एनर्जी, ऊर्जा मिलती थी। बाद में इनको आधार बनाकर रोमन सभ्यता के अवशेषों की खोज की जाने लगी। लेकिन बाद में सिंपल सी बात है। देखिए, अभी मान लीजिए कहीं मिट्टी की खुदाई हो रही है या नहीं खुदाई हो रही है, कोई भवन जर्जर हालत में पड़ा है और आप जाते हैं, देखते हैं वहां पर एक दीवार है ऐसे, और उस दीवार में ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक, इतना बना हुआ है। तो पहले स्थिति क्या थी कि इसको देखा जाता था, इससे प्रेरणा ली जाती थी, इसमें कुछ और करके हम अगली दीवार पर बना लें। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बनाया, लेकिन इसको क्रॉस करते हुए ऐसे भी बना दिया इसमें। ठीक, ये रिन वाला जो साबुन वाला होता नहीं है, व्हील साबुन, ठीक, वही वाला बन गया हमारे लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रेरणा ली, यहाँ पर इसको बनाया। लेकिन एक समय बदला, लोगों का दिमाग गया कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या, इसकी खोज की जानी चाहिए। अब क्या हुआ, अब इस चित्र के माध्यम से हम ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसी की गहराई को पता कर रहे हैं कि ये क्यों बना, कब बना और कैसे बना। ठीक, यानी क्यों, कब और कैसे। ठीक, और इसका क्या महत्व हो सकता है हमारे वर्तमान में, हम इस पर जाने लगे। यानी क्या था, पहले एक कला थी, कला से हम प्रेरणा लेते थे और इसी तरह की कॉपी करते थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके। लेकिन जब चिंतन बदला, मानव मस्तिष्क में मानवतावादी विषयों का अध्ययन आरंभ किया मानव के मस्तिष्क ने, तब इस पर रिसर्च होने शुरू हुए और गहराई से लोगों ने पता लगाने का प्रयास किया कि ये क्या था, क्यों था और कैसे था। ठीक, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम इसी के डीपेस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी रियलिटी क्या थी,
इसकी वास्तविकता क्या है, और यही हमारा है कला से यथार्थ तक जाना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, इसीलिए मैं मेहनत से बना रहा हूँ वीडियोस, और सारे चैप्टर्स के बनाऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऐसे बढ़िया अच्छे से। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे मेहनत करते रहिए। जो चीजें समझ में नहीं आएंगी आप उसके लिए आप बताइए, नया वीडियो बनेगा। और उम्मीद है कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आपको समझ में ना आ रही हो। जो भी ना समझ में आए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए वीडियो को, चीज समझ में आ जाएगी। तो कला और यथार्थवाद की बात हो रही है, यानी अब क्या हो रहा है कि पुरातत्वों का गहन अध्ययन हो रहा है कलाकृतियों के प्राप्त होने पर। पहले कलाकृतियों के प्राप्त होने पर क्या होता था, उससे कॉपी करके हम नई कलाकृति बनाते थे कुछ बदले हुए स्वरूप में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम उससे मिलने पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। 1416 में इतिहास हो और डेट ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 1416 में दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा विकसित की। अब सजीव मूर्तियां का मतलब क्या है? सजीव मूर्तियां का मतलब है कि बिल्कुल हूबहू मानव की तरह दिखने वाली, ऐसे लगेगा कि मानो भी बोल पड़ेगी, उठ के चल देंगी साथ में, इतना क्लोज लगेंगी कि मानो ही बिल्कुल वास्तव में बैठा हुआ है। एक नई परंपरा को विकास दिया, और अब कलाकार हूबहू मानव की आकृति जैसी मूर्तियां बनाने लगे या बनाने का प्रयास करने लगे। जब ये बनाने का प्रयास करेंगे तो इसमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। किसकी मदद की आवश्यकता पड़ती है, देखिए। जब ये बनाने का प्रयास किया तो इसमें इन्हें वैज्ञानिकों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कला से यथार्थ की तरफ जाते हैं, दूसरा यहाँ इसका जो डेवलपमेंट रहा है कला का वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। इसमें इनको आवश्यकता पड़ी, सबसे ज्यादा आवश्यकता आयुर्विज्ञान क्षेत्र के लोगों की इनको पड़ी। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र से आने वाले लोगों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त किया। बेल्जियम के निवासी, इसमें कुछ उदाहरण भी है। बेल्जियम के निवासी कौन है निवासी भाई? आड्रियस वेसेलिया। आड्रियस वेसेलिया ये एक बेल्जियम के निवासी हैं। इन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय, आपने इससे पहले पढ़ा है, इटली में था। इन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय में, ये जो थे पादुआ विश्वविद्यालय, में प्राध्यापक थे। ध्यान रखिएगा, तो पूछा जाए कि ये कौन थे, तो ये पादुआ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। प्राध्यापक यानी प्रोफेसर, अध्यापक मतलब शिक्षक। तो जो शिक्षक तो दोनों संज्ञा होती है, लेकिन जो डिग्री कॉलेज में होते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है और हिंदी में उनको प्राध्यापक कहा जाता है। ठीक है, प्राध्यापक का मतलब वो चीजें जो आप अध्ययन करके आए हैं उससे ऊपर की चीजें उसको और डिटेल में बताने वाला वो प्राध्यापक है आपका। ठीक है, तो वहां के एक प्राध्यापक थे। इन्होंने सबसे पहली बार
यूरोप में इन्होंने पहली बार मानव के शरीर की चीड़-फाड़ की। ठीक, देखिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है वैज्ञानिकों के सहयोग की, ताकि वो ठीक से जान सकें कि मानव का शरीर कैसा है, या मानव के शरीर को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाए, कलर कॉम्बिनेशन क्या हो कि एकदम सजीव चित्रण हो सके। उन्होंने वैज्ञानिकों का सहयोग लिया, और उसमें ज्यादा बेहतर सहयोग आप तब दे सकते हैं जब आपको विस्तृत रूप से उसके बारे में जानकारी हो। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम एंड्रियस वेसेलिया ने पादो विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हुआ करते थे, उन्होंने मानव शरीर की सर्वप्रथम चीड़-फाड़ करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। शैल्य क्रिया का सबसे प्राचीनतम साधन जो आधुनिक कालखंड में मिलता है, पहले तो भारत में चरक और सुश्रुत के पास मिलता है शैल्य क्रिया का काम, लेकिन यहाँ पर जो है वो पहली बार इन्होंने आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयास किया। चलिए ये यहीं पर, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विस्तृत जानकारी और समझ इनके लोगों के पास विकसित हुई, और इसके परिणाम स्वरूप कलाकार और इनके सहयोग के कारण यथार्थ चीजों को समझने में सहयोग मिला। कला और यथार्थ का यही तात्पर्य था में। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा वास्तुकला। वास्तुकला जो टॉपिक है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। वास्तुकला का मतलब होता है कि भवन वगैरह जो होते हैं इनके बनाने की प्रक्रिया या इनके बनाने की कला, जानकारी, विषय या ज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो वास्तुकला का मतलब है कि भवन निर्माण आदि के बारे में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो परंपराएं हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो रोमन नगर 15वीं सदी में पुनर्जीवित हो उठे। रोमन नगर, मैंने पहले बताया कि 15वीं 14वीं शताब्दी में हर चीज में रीअवेकनिंग हो रही है, रिनेशा की स्थिति आ रही है, फिर से वो अपडेट हो रही है, संस्कृतियां बदल रही हैं। तो रोमन नगर 15वीं सदी में पुनर्जीवित हो उठे, फिर से जीवित हो गए, यानी मृत्यु पर आए थे, अस्तित्व विहीन थे, लेकिन फिर से जीवित हो गए। उसका जो कारण था वो था कि 1417 ईस्वी में पोप वहां पर आप राजाओं के आपसी संघर्ष के कारण सबसे बड़ा राजनीतिक शक्ति बन गया। ठीक, वहां पर आपसी संघर्ष के कारण राजा की स्थिति क्षीण हुई, और पोप था वो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया, जिसके इसका परिणाम ये था कि यह पुनर्जीवित हो उठे साम्राज्य। इसने, यानी जो पोप था, इसने रोमन अवशेषों के अध्ययन के लिए इतिहासकारों को प्रोत्साहित किया। इतिहासकारों को इसने प्रोत्साहित किया कि जो रोमन अवशेष हैं उनका गहनता से अध्ययन किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप एक नई शैली विकसित हुई। एक नई शैली विकसित हुई। नई शैली का मतलब क्या है कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं, इतिहासकारों को प्रोत्साहित करा रहे हैं अध्ययन कराने के लिए, तो क्या होगा, वास्तुकला जो है उस क्षेत्र को बनाने में और उसको संरक्षण प्रदान करने में, जो हमारे पास प्राचीन अवशेष हैं उनको बनाने में पूरी प्रक्रिया होगी। वो प्रक्रिया क्या कह रही है कि नई शैली विकसित हुई उस व्यवस्था के अध्ययन के लिए और उसके रख रखाव के लिए, जिसे शास्त्रीय शैली कहा गया। ठीक, सिंपल सा अगर आपको पूछा जाता है कि शास्त्रीय शैली का क्या मतलब है रोमन इतिहास में, तो सिर्फ इतना बताना है कि
1417 में जब पोप राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली हो गया तो उसने प्राचीन अवशेषों के अध्ययन के लिए इतिहासकारों को प्रोत्साहित किया और इस पूरी प्रक्रिया में जो कदम उठाए इतिहासकारों ने वही सारी चीजें एक नई शैली के रूप में हमारे सामने है जिसे शास्त्रीय शैली की संज्ञा दी। और इस समय के कुछ कुशल चित्रकार जो है उनका नाम यहाँ पर नोट करेंगे और उनकी जो चित्रकारी रही है महत्वपूर्ण उसको नोट करते हुए फिर इसको हम खत्म कर देंगे कि बहुत ही शॉर्ट में इसको देखना था हमको। कुछ कुशल चित्रकार, कुछ कुशल चित्रकार जो है इनमें पहला नाम आता है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती, इनका नाम पूरा जो है माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती। ठीक, बुआ ना रोती मतलब याद रखिएगा जिसकी बुआ कभी रोती नहीं थी वो कौन था? माइकल एंजेलो। ठीक, माइकल एंजेलो बुआ ना रोती। इनकी जो कलाकृति रही है हम उसको देख लेते हैं कि इनका नाम जो प्रसिद्ध हुआ कारण क्या था। इनकी जो कलाकृति थी उसका नाम था दीपाइटा। ठीक, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीपाइटा क्या है? एक लेप चित्र है, लेप चित्र। ठीक, लेप चित्र क्या है? सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है, ठीक, आप इसके बर्थडे में जाते हैं और केक उठाते हैं। ठीक, मार दिया, यहाँ पे क्या हो गया? इसके मुंह पे आपने केक को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? केक लेप दिया। फिर जब वो पोंछना शुरू करता है तो पहले ऐसे पोंछता है, 3 उंगलियों से पोंछा तो ऐसे क्या हुआ? साफ हुआ। फिर उसने क्या किया? इसको ऐसे पोंछा, ऐसे साफ किया, ऐसे साफ किया और फिर बीच से। तो क्या हुआ? इसमें एक डिजाइन बन गई? नहीं बन गई। तो कुछ लेप देना और लेपने के बाद उसमें स्क्रैच करके कुछ डिजाइन बना देना, ये क्या कहलाता है? लेप चित्र। तो यही है दीपाइटा, इनकी सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो है कलाकृति है जो एक लेप चित्र है। लेप चित्र ये कहाँ बना है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि दीपाइटा किसकी जो है कलाकृति है। ये 16 चैपल, ये कपल नहीं है जो आजकल चल रहा है कपल चैलेंज वाला, वो कपल नहीं, चैपल है। तो 16 चैपल एक इमारत है, उसकी भीतरी दीवार, उसकी भीतरी दीवार, जो आंतरिक दीवार है, जैसे ये मान लीजिए भीतर की दीवार है, तो भीतरी दीवार, सॉरी दीवार नहीं है, आप कीजिएगा भीतरी छत। सिंपल दीवार की छत तो हमेशा भीतरी होती है, बाहर तो होती नहीं। तो भीतरी छत जो है, जो ऊपर की जो छत है, उस पर यह चित्र बनाया गया है। ठीक, यानी माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती द्वारा दीपाइटा नामक लेप चित्र 16 चैपल की भीतरी छत पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आते हैं फिलिप्पो। 2 नाम आपको याद रखने हैं जिसको मैं कभी भी पूछ सकता हूं परीक्षाओं में भी। फिलिप्पो, ये इनका नाम है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, ठीक, ये अगले महोदय हैं। इन्होंने फ्लोरेंस में एक गिरजाघर है, फ्लोरेंस के गिरजा घर का गुंबद अत्यंत कलात्मक रूप से बनाया। ठीक, सॉरी ये गुंबद नहीं बनाया, मतलब गुंबद के ऊपर चित्रकारी है। ये गुंबद तो दूसरे लोग बनाएंगे,
चित्रकारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतने मैटर के बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो गया था। तो मैं सिंपल सा 2 लाइन में समझा देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में उन्नति की है, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इस प्रकार है। इनका योगदान कहाँ रहा है? मठों, गिरजाघरों और इमारतों में रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वास्तुकला का जो है उस समय का डेवलपमेंट हुआ है, जो चित्र हुआ है। और इसके कारण क्या होता है कि एक नया संदेश लोगों तक जाता है, नया संदेश लोगों तक जाता है, लोग चीजों को देखते हैं और क्या होता है कि उससे इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा मिलती है, चिंतन होता है। और चिंतन के कारण क्या होता है कि फिर से एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, एक परिवर्तित व्यवस्था जन्म लेती है, जो पहले कभी थी, बीच में नष्ट हो गई थी, पुनः जीवित हुई। तो हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में हमने क्या देखा? पहले क्या होते थे? परंपरागत तरीकों से चित्र बनते थे, लेकिन इन लोगों के आ जाने से लेप चित्र आदि बनने लगे, छतों में चित्र बनने लगे। पहले क्या होता था? दीवालों पे चित्रकारी होती थी और उसको छीनी हथौड़ी से खोद कर किया जाता था, उसको कहते थे, ठीक है, खुदाई करके बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पहले लेप लगा दिया जाता है, उसके बाद उसमें डिजाइन बना दिए जा रहे हैं। ये यहाँ का वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ परिवर्तन। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा, प्रथम मुद्रित पुस्तक, जिसे आप लोगों ने 10th में भी कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस में पढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चीजें जो हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएंगी। तो इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रथम मुद्रित पुस्तक, उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।